प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिक्की की 93वीं वार्षिक आम सभा और वार्षिक सम्मेलन का किया उद्घाटन। उन्होंने कहा, कोरोना महामारी के समय भारत ने नागरिकों के जीवन को दी सर्वोच्च प्राथमिकता। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विभिन्न जनपदों में लगभग 100 करोड़ की 19 परियोजनाओं का किया वर्चुअल उद्घाटन। मुख्यमंत्री बोले, चरणबद्ध तरीके से विभिन्न जनपदों का किया जा रहा है विकास कार्य। प्रदेश मंत्रिमंडल ने धर्मार्थ कार्य विभाग में निदेशालय के गठन को दी मंजूरी। निदेशालय का मुख्यालय श्री काशी विश्वनाथ विशिष्ट क्षेत्र परिषद में किया जाएगा स्थापित। साथ ही प्रदेश के 13 जिलों में राजकीय मेडिकल कॉलेजों के निर्माण को भी दी गई मंजूरी। आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर उभर रहा है उत्तर प्रदेश। 3 साल में हासिल किए 20,000 करोड़ रुपए का निवेश, 3 लाख से ज्यादा रोजगार का किया सृजन। डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी जानकारी। नमस्कार, मैं हूं दीपाली सिंह। आप समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से फिक्की की 93वीं वार्षिक आम सभा और वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री ने प्रतीकात्मक रूप से द्वीप प्रज्वलित कर सम्मेलन की शुरुआत की। इस साल के सम्मेलन का विषय प्रेरित भारत है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के समय भारत ने नागरिकों के जीवन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। महामारी के समय देश के लोगों के एकजुट प्रयास से स्थिति काफी संभली है। ग्लोबल पैंडेमिक के साथ एक इतिहास, एक सबक जुड़ा रहा है। जो देश ऐसी महामारी के समय अपने ज्यादा से ज्यादा नागरिकों को बचा ले जाता है, उस देश की बाकी सारी व्यवस्थाएं उतनी ही तेजी के साथ रिबाउंड करने की ताकत रखती है। इस महामारी के समय भारत ने अपने नागरिकों के जीवन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी, ज्यादा से ज्यादा लोगों का जीवन बचाया और आज इसका नतीजा देश भी देख रहा है, दुनिया भी देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि फरवरी मार्च में कोरोना महामारी के कारण अनिश्चितता का माहौल था, लेकिन आज आर्थिक माहौल उत्साह बढ़ाने वाला है। दिसंबर आते आते स्थिति बहुत बदली हुई नजर आ रही है। हमारे पास जवाब भी है और रोड मैप भी है। आज जो इकोनॉमी के इंडिकेटर्स हैं वो उत्साह बढ़ाने वाले हैं, हौसला बढ़ाने वाले हैं। संकट के समय देश ने जो सीखा है उसने भविष्य के संकल्पों को और दृढ़ किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत हमें विश्व पटल पर प्रतिस्पर्धी बनाने का प्रयास भी है। आत्मनिर्भर भारत अभियान भारत में क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाने और भारतीय इंडस्ट्री को और ज्यादा कॉम्पिटिटिव बनाने का भी माध्यम है। और 2014 में पहली बार जब लाल किले से मुझे बोलने का मौका मिला था, तब मैंने एक बात कही थी कि हमारा लक्ष्य रहना चाहिए जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट। साथियों, अनुभव रहा है कि पहले के समय की नीतियों ने कई क्षेत्रों में इनएफिशिएंसी को संरक्षण दिया है, नए प्रयोग करने से रोका है, जबकि आत्मनिर्भर भारत अभियान हर क्षेत्र में एफिशिएंसी को बढ़ावा देता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रदेश के विभिन्न जनपदों में राजस्व विभाग से संबंधित 19 परियोजनाओं का वर्चुअल उद्घाटन किया।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगभग 100 करोड़ की आवासीय और अनावासीय योजनाओं की परियोजनाओं का उद्घाटन किया। वर्चुअल उद्घाटन के दौरान विभिन्न जनपदों से जुड़े केंद्रीय मंत्री, सांसद और विधायकगण भी मौजूद रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आम जनमानस का राजस्व विभाग से जुड़ाव रहा है, क्योंकि भूमि से संबंधित आपदा और राहत से जुड़े कार्यक्रम में राजस्व विभाग अहम भूमिका निभाता रहा है। उन्होंने कहा कि चरणबद्ध तरीके से राजस्व विभाग द्वारा विभिन्न जनपदों में विकास के कार्यों को पूरा किया जा रहा है। हम सब जानते हैं कि बहुत बड़ी भूमिका है राजस्व विभाग की। प्रदेश की प्रशासनिक मशीनरी के साथ साथ प्रदेश के अंदर भूमि संबंधी विवादों के निपटारे में राजस्व विभाग की एक बहुत बड़ी भूमिका है। और अगर मैं कहूं कि एक सामान्य नागरिक की समस्याएं या उसकी ज़रूरतों में राजस्व विभाग जिस रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करता है, तो आम जनमानस से सबसे अधिक नज़दीक का जुड़ाव अगर जो कुछ विभाग हैं उनमें से राजस्व विभाग अग्रणी विभाग है। चाहे वह कमिश्नरी का हो, कलेक्ट्रेट का हो, तहसील का हो, इनसे जुड़ी भी इस पूरी मशीनरी के संचालन की व्यवस्था के साथ ही भूमि से संबंधित जितने भी कार्य हैं, आपदा प्रबंधन से जुड़े भी जितने भी कार्यक्रम हैं, राहत से जुड़े भी जितने भी कार्यक्रम हैं, राजस्व विभाग इन सभी कार्यक्रमों को कुशलतापूर्वक आगे बढ़ाता है। विगत 3.5 वर्षों के अंदर अपनी कार्यकुशलता के माध्यम से राजस्व विभाग ने न केवल इन सभी कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने में काफ़ी हद तक जन भावनाओं के अनुरूप कार्य करके अपनी क्षमता का परिचय दिया है, वहीं साथ ही साथ जो हमारे फील्ड में तैनात अधिकारी और कर्मी हैं, उनके आवासीय भवनों के निर्माण की कार्रवाई को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाना, आम जनमानस के लिए जहां पर कमिश्नरी मुख्यालय की स्थापना करनी, वहां पर मंडलायुक्त के कार्यालय की स्थापना, जिलाधिकारी कार्यालय की स्थापना या तहसील मुख्यालयों की स्थापना, ये सभी कार्यक्रम चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद ने धर्मार्थ कार्य विभाग में निदेशालय के गठन संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। धर्मार्थ कार्य विभाग में निदेशालय का मुख्यालय वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ विशिष्ट क्षेत्र विकास परिषद द्वारा उपलब्ध कराए गए भवन में होगा। धर्मार्थ कार्य विभाग में निदेशालय का उप कार्यालय कैलाश मानसरोवर भवन गाजियाबाद में होगा। निदेशालय के तहत निदेशक के अलावा 2 संयुक्त निदेशक के पद सृजित होंगे। इनके अलावा लेखाधिकारी, कार्यालय अधीक्षक, स्टेनो, आशुलिपिक, स्थापना सहायक, कंप्यूटर सहायक, ड्राइवर, अनुसेवक आदि पदों का सृजन भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद ने प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना करने के लिए राज्य सरकार के संकल्प के क्रम में 13 नए राजकीय मेडिकल कॉलेजों कानपुर देहात, चंदौली, लखीमपुर खीरी, बुलंदशहर, सोनभद्र, पीलीभीत, औरैया, ललितपुर, कुशीनगर, गोंडा, सुल्तानपुर, बिजनौर, कौशाम्बी की प्रायोजना की निर्माण लागत तथा प्रायोजना में प्राविधानित उच्च प्रविष्टियों के प्रयोग के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है। ये राजकीय मेडिकल कॉलेज केंद्र सहायतित योजना फेज 3 के अंतर्गत जिला चिकित्सालय रेफरल अस्पताल को उच्चीकृत कर स्थापित किए जाएंगे। आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश मैन्युफैक्चरिंग के रूप में उभर रहा है। इस संबंध में उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 20,000 करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य 3 वर्ष में ही प्राप्त हो गया है। उन्होंने कहा कि नीति के अधीन लगभग निवेशकों द्वारा प्रदेश में निवेश किया गया है तथा 3 लाख से अधिक रोजगारों का सृजन हुआ है। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग नीति 2020 में अगले 5 वर्षों में 40,000 करोड़ रुपए का निवेश और 4 लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजन का लक्ष्य है।
हमने लक्ष्य रखा और लक्ष्य रखा इस बात का कि नीति में वर्ष 2022 तक 20,000 करोड़ का निवेश हो सके और कम से कम 3 लाख लोगों के लिए रोजगार का सृजन हो सके, ये हमने लक्ष्य रखा था। मुझे खुशी है इस बात की कि योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने ये लक्ष्य मात्र 3 वर्षों में बजाय 5 वर्षों के 3 वर्षों में ये लक्ष्य प्राप्त कर लिया और 20,000 करोड़ का निवेश और लगभग 3 लाख लोगों को रोजगार देने का जो हमारा एक लक्ष्य था उसको हमने प्राप्त किया। इस दौरान चीन, ताइवान, कोरिया की प्रतिष्ठित कंपनियां उत्तर प्रदेश में इकाई स्थापित करने के लिए आकर्षित हुई और आई और मुझे इस बात की खुशी है कि एक ओवरसीज कंपनीज द्वारा ग्रेटर नोएडा में 100 एकड़ क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर स्थापित करना जा रहा है। हमने उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग नीति 2017 की सफलता के बाद उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग नीति 2020 का निर्माण किया और नई नीति हमने लक्ष्य रखा है कि 5 वर्षों में 40,000 करोड़ का निवेश हो और 4 लाख लोगों को के लिए रोजगार का सृजन हो। हमने इसके लिए यमुना एक्सप्रेस वे में जेवर एयरपोर्ट के करीब एक इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना, बुंदेलखंड में रक्षा इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर तथा लखनऊ, उन्नाव, कानपुर जोन में मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना का लक्ष्य रखा है। प्रदेश मंत्री परिषद द्वारा मेसर सैमसंग डिस्प्ले नोएडा प्राइवेट लिमिटेड को नोएडा में मोबाइल और आईटी डिस्प्ले उत्पादों की विनिर्माण इकाई की स्थापना हेतु विशेष प्रोत्साहन दिए जाने के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि मेसर सैमसंग डिस्प्ले नोएडा प्राइवेट लिमिटेड द्वारा फेज 2 नोएडा में 4,825 करोड़ रुपए के निवेश से मोबाइल एवं आईटी डिस्प्ले उत्पादों के विनिर्माण हेतु इकाई की स्थापना की जा रही है। विश्व में टीवी, मोबाइल फोन, टैबलेट, घड़ियों आदि में उपयोग होने वाले कुल डिस्प्ले उत्पाद का 70% से अधिक सैमसंग द्वारा दक्षिण कोरिया, वियतनाम तथा चीन में निर्मित होता है। दक्षिण कोरिया की प्रतिष्ठित बहुराष्ट्रीय कंपनी सैमसंग की परियोजना देश में मोबाइल और आईटी डिस्प्ले उत्पादों के निर्माण हेतु प्रथम इकाई है, जो कि चीन से विस्थापित होकर उत्तर प्रदेश में स्थापित की जा रही है। भारत इसे तकनीकी से निर्मित मोबाइल डिस्प्ले विनिर्माण वाला तीसरा देश बन जाएगा। डिस्प्ले इकाइयों का प्रस्तावित निवेश मूल उत्पाद का एक ज्यादा लागत वाला हाई टेक्नोलॉजी कंपोनेंट है, जो बीच की सप्लाई चेन की कड़ी को पूर्ण करने के लिए तथा भविष्य में प्रदेश में डिस्प्ले से संबंधित फैब इंडिया की स्थापना हेतु ये इकाई एक मील का पत्थर साबित होगी। वित्तीय वर्ष $2.7 बिलियन के निर्यात के द्वारा मेसर सैमसंग उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा निर्यातक है। सैमसंग ग्रुप ने अगले 5 वर्षों में कुल $50 बिलियन का निर्यात लक्ष्य रखा है। प्रदेश सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में एक इकोसिस्टम विकसित हो गया है तथा देश और विदेश में मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की बढ़ती मांग के दृष्टिगत भारत सरकार भी निर्यात हब बनाने हेतु निरंतर प्रयासरत है। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले लेते हैं ये विराम। ध्यान रखते हैं हर घड़ी मेरा, और माँ जी प्यार से हाथ बटाती हैं। अगर हर कोई रखता है मेरा इतना ख्याल, तो मैं क्यों न रखूं अपना ध्यान। इसीलिए 9 तारीख को सरकारी अस्पताल जाती हूँ, जहाँ अब सरकारी के संग प्राइवेट डॉक्टर भी आते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत हर महीने की 9 तारीख को सभी सरकारी अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं की विशेष सेहत जांच मुफ्त की जाती है, ताकि अगर खतरे के लक्षण हो तो उनका सही समय पर इलाज कर सके। अपने डॉक्टर या एएनएम की मदद से नवजात शिशु को जन्म के तुरंत बाद अपने स्तन पर रखें। उसे नहलाएं नहीं और साफ सूखे कपड़े से पोंछें। उसकी नाल को साफ और सूखा रखें। टोपी पहनाकर कपड़े में लपेटकर अपने पास रखें। उसे स्तनपान कराएं रात और दिन हर 4-6 घंटे में। अगर बच्चे को सांस लेने या स्तनपान करने में तकलीफ हो रही हो तो तुरंत डॉक्टर से मिलें।
अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर फोन। इतनी प्यारी, आय हाय, जाने क्या खाए। 6 महीने में होगा माँ का दूध ही। ना रे ना, जरूर खाए कुछ और भी। दीदी चावल का मार, फिर दाल का पानी। ध्यान से देख, है कुछ और कहानी। मुन्नी ऐसी बढ़ती जाए, बताओ ना क्या क्या खाए। यही सब, बस 6 महीने की हुई अभी तो। अरे तभी तो। घर में जो भी हो सब पकाओ, गाढ़ा बनाओ और खिलाओ। 6 महीने जब पूरे हो जाएं, पेट पूजा की घड़ी आए। विराम के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर से स्वागत है। किसानों के हित में लाए गए नए कृषि कानून का किसानों को लाभ मिल रहा है। इस नए कानून के जरिए मध्य प्रदेश के किसानों को 24 घंटे के भीतर न्याय देते हुए दिल्ली की फॉर्चून राइस लिमिटेड कंपनी पर बड़ी कार्रवाई की गई है। कंपनी ने अनुबंध के बावजूद किसानों से धान नहीं खरीदा था, जिस पर नए कृषि कानून, किसान सशक्तिकरण और संरक्षण अनुबंध मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अधिनियम 2020 के प्रावधान के अनुसार न्यायालय अनुभागीय दंडाधिकारी पिपरिया ने अनुबंधित कृषकों से 3,000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से धान खरीदने का आदेश दिया है। किसानों ने नए कानून को आशा की किरण बताया है। केंद्र सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में उत्तर प्रदेश के 44 जिलों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 2 लाख आवास आवंटित किए हैं। इनके निर्माण का काम ग्राम विकास विभाग द्वारा जल्द ही शुरू किया जाएगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में शामिल राज्य के 31 जिलों के लिए आवंटित लगभग 5.5 लाख से अधिक आवासों का आवंटन पात्र लाभार्थियों को किए जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। राज्य सरकार ने 2022 तक ग्रामीण क्षेत्रों में सबको छत देने का लक्ष्य तय कर रखा है। इस लक्ष्य को पाने के लिए केंद्र सरकार से 15 लाख आवासों की मांग की गई है। देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड का आज आयोजन किया गया। आज 325 जेंटलमैन कैडेट्स बतौर अफसर भारतीय सेना का हिस्सा बन गए। उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल S.K. सैनी ने बतौर रिव्यू अफसर परेड की सलामी ली। उन्होंने युवा अफसरों से देश के समक्ष आने वाली आंतरिक और बाहरी चुनौतियों से निपटने के लिए तत्पर रहने को कहा है। Uncertainty, competition and confrontation on the horizon. You will be repeatedly called upon to safeguard the territorial integrity and sovereignty of the country from both external and internal threats. We see weapons proliferation, non-state actors peddling conflict and expansionist global ideology and asymmetric threats perforating the peaceful fabric of the society. In such a world, we will have to strive hard to keep the peace, uphold the rule of law and keep faith. I am confident that you will rise to this challenge. पासिंग आउट परेड से इतर उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल S.K. सैनी ने कहा कि चीन के साथ राजनयिक और सैनिक स्तर पर वार्ता जारी है। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई है कि चीन के साथ वार्ता के जरिए मसले का जल्द समाधान निकाला जाएगा। We are in touch with our Chinese counterparts, both at the diplomatic as well as the military level, and we hope that a solution is found through this dialogue and status quo as of April this year is restored. While we seek a resolution through dialogue, we are also committed to ensure the integrity, territorial integrity and sovereignty of the country, irrespective of the costs involved. बिहार के गया स्थित ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में आज पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया, जिसमें प्रशिक्षण पूरा कर चुके 18वीं बैच के 22 कमीशन अफसर सेना में शामिल हुए हैं।
आज हैदराबाद स्थित मिलिट्री कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया। पासिंग आउट परेड में कैडेटों ने जोशो खरोश के साथ हिस्सा लिया। लेफ्टिनेंट जनरल टी.एस. नारायण ने बतौर रिव्यू ऑफिसर परेड की सलामी ली। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने बरेली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हैदराबाद के सदनगर स्थित ईएसआईसी अस्पताल में 24 घंटे डायलिसिस यूनिट, कोविड से ग्रसित बच्चों के लिए इंक्यूबेटर एवं रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम की शुरुआत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि उनका मंत्रालय आने वाले दिनों में मजदूरों को हर 10 किलोमीटर पर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराएगा। इसके साथ ही ईएसआईसी को देश के अन्य अस्पतालों से भी जोड़ा जा रहा है ताकि मजदूरों को बेहतर इलाज मिल सके। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में श्रम मंत्रालय जिस प्रकार से काम कर रहा है वो इस दौर में एक उदाहरण है। हमने कोरोना के काल में एक कानूनों में परिवर्तन किया, 44 कानूनों को 4 कोर्ट्स में बदलने का काम करा और इसके अलावा हमारे ईएसआईसी के अस्पतालों की अच्छी व्यवस्था और अच्छी स्वास्थ्य की सेवाएं हम मजदूरों को दें, इसके हिसाब से हम काम कर रहे हैं। और जैसे अभी हमने हैदराबाद में सनत नगर में एक हॉस्पिटल में अच्छी सुविधाएं देने की एक प्रक्रिया को उद्घाटन करने का काम किया है। ये एक महत्वपूर्ण अस्पताल है सनत नगर का। इसमें 18 से अधिक ऑपरेशन टेबल्स रूम्स हैं और देश के ईएसआईसी के अच्छे अस्पतालों में से एक अस्पताल है जिसकी सब जगह तारीफ हो रही है। और हमारा मानना है कि प्रधानमंत्री जी की रुचि ये है कि देश के हर जिले में हम ईएसआईसी की सुविधाएं दें। अभी सब में नहीं है, हम इस प्रक्रिया में चलने का काम कर रहे हैं कि देश के सभी अस्पतालों में ईएसआईसी से जोड़ा जाए। शिक्षा, संचार एवं इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री संजय एस धोत्रे मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान प्रयागराज पहुंचे। उन्होंने संस्थान के डायमंड जुबली वर्ष के कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने कार्यक्रम का दीप प्रज्वलन कर वृक्षारोपण में भाग लिया। उन्होंने नई शिक्षा नीति गोष्ठी पर कहा कि सबको साथ मिलकर कार्य करना होगा। उन्होंने बताया कि नई शिक्षा नीति में छात्र को बेहतर नागरिक बनाना महत्वपूर्ण बात है। छात्रों को स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक जीवन में आने वाली कठिनाइयां दूर हो, उनका रुझान किस तरफ है ये जानना जरूरी है। संस्थान के निदेशक राजू त्रिपाठी ने कहा कि मंत्री द्वारा संस्थान के डायमंड जुबली ईयर का लोगों का अनावरण किया गया। इनोवेशन सेंटर में मॉडलों का निरीक्षण भी किया गया। कि जो हमारा मेडिकल साइंस है उसमें डॉक्टर जो है, अभी मेडिकल में इतने इंस्ट्रूमेंट बन रहे हैं तो उसको अगर वो इंजीनियर और डॉक्टर दोनों मिला के करेंगे, जैसा अभी मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, वो अगर एक ही कैंपस में होंगे तो उनका कोऑर्डिनेशन बेहतर रहेगा, क्योंकि एक दूसरे के साथ मिलकर काम किया तो आजकल जितना भी रिसर्च हो रहा है ये हो रहा, तो इसमें सब लोग जब साथ में मिलकर काम करेंगे, इसलिए कोई एक्सपर्ट जरूर बनेगा लेकिन उसको दूसरे सब्जेक्ट का भी कम से कम बेसिक नॉलेज होना चाहिए। हमारे जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं एजुकेशन के श्री संजय धोत्रे जी, वो आज संस्थान परिसर में आए और हमारे यहाँ 2-3 एक्टिविटीज़ में उन्होंने हिस्सा लिया। हमारे संस्थान का डायमंड जुबली ईयर चल रहा है, उस डायमंड जुबली का लोगो रिलीज़ किया और ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है इस पर हम लोगों ने पहले कुछ कार्यक्रम किया था, तो उसके इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड एक्शनेबल पॉइंट्स थे, उस पर चर्चा हुई और एक इनोवेशन सेंटर के जो हमारे मॉडल्स थे उन सब का उन्होंने निरीक्षण किया और उसमें जो कोविड के समय हम लोगों ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र किया था और जो डेवलपमेंट्स किए थे उन सब मॉडल्स को उन्होंने देखा और काफ़ी सराहना किया। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार। अरे क्या हुआ मुन्ना?